देवियों और सज्जनों नमस्कार। आज की इस खुशनुमा सुहावने सुबह में आप सबों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। मैं श्री निरंजन वर्मा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो राजीव दीक्षित को मंच पर ले आएं। व्याख्यान से पहले मैं प्रभावती जयप्रकाश सेवा केंद्र, जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, उनका मैं परिचय देना चाहूँगा। यह एक ऐसी संस्था है जो पिछले 25 वर्षों से तमिलनाडु के सुदूर गांवों से आर्थिक रूप से निहायत गरीब और दुर्भाग्य से जो पोलियो ग्रसित भी हैं, ऐसे 200 बच्चों का वहाँ लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, उनकी चिकित्सा, उनका खान पान, उनका कपड़ा, सब कुछ मुहैया कराया जाता है। और यह करीब 35 किलोमीटर दूर यहाँ से गुड़वांचेरी गांव में स्थित है। आपको जब भी मौका मिले कृपया वहाँ जाएं और देखें कितना बड़ा मानवीय कार्य वहाँ हो रहा है। और इस मानवीय कार्य के पीछे जिस हस्ती का सबसे बड़ा हाथ है वो है हमारे देव स्वरूप आदरणीय श्री शोभा कांत जी। मैं उनसे आदर करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि वो मंच पर आएँ। अब मैं मुखातिब हो रहा हूँ श्री राजीव भाई की ओर। राजीव भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरा देश उन्हें जानता है कि उनका राष्ट्र चिंतन और जो राष्ट्रीय चेतना की बात वो पिछले 15-20 वर्षों से करते आ रहे हैं, उसने ऐसी जागरूकता फैलाई है जिसके लिए लोग उन्हें हर बार सम्मानित करते हैं। ऐसे राजीव भाई, जहाँ भी राष्ट्रीय चिंतन की बात होगी, जहाँ भी संस्कृति की बात होगी, हमारी धरोहर की बात होगी, वहाँ राजीव भाई का नाम शीर्ष पे लिया जाएगा, यह हम सब जानते हैं। और आज वो हमारे बीच में एक दूसरे अवतार के रूप में उपस्थित हुए हैं। वो राष्ट्र धर्म की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बात वो करेंगे हमारे स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र धर्म और राष्ट्रीय चेतना हम फैला पाएंगे। इसीलिए इन्होंने एक रूप लेके हमारे बीच में वो उपस्थित हुए हैं और वो शरीर की बात करेंगे। यह शरीर जो इस सृष्टि की सबसे बड़ी देन है, इस पृथ्वी पर यह शरीर जो है वो अनमोल है। उस शरीर के बारे में हम उतना नहीं जानते जितना कि हमें जानना चाहिए। और इस शरीर के लिए बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपने अपने तरीके से हमें बताया है। उन्होंने अपने अनुभवों को ग्रंथों में लिखा है, लेकिन जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये राजीव दीक्षित जी ऐसे हैं जिन्होंने अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय, जो ऋषि वाग्भट ने लिखा था, उस पर पिछले 3 वर्षों से ऐसा शोध किया है, उस पर इतनी गहन अध्ययन किया है और उन्होंने हम लोगों के बीच में उसको लाने की कोशिश की है बहुत ही सरल और सहज तरीके से, कि उन सूत्रों का अगर हम अपने जीवन में, जो कि बहुत ही सरल है, उसे अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हम बहुत ज़्यादा उम्र तक बिना किसी डॉक्टर या वैद्य के हम लोग जी सकते हैं। तो मैं अब ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा और मैं अब ये पूरा मंच इस नए कलेवर के साथ एक नए अवतार के रूप में उपस्थित श्री राजीव दीक्षित को सौंपता हूँ। उससे पहले मैं उन्हें सम्मानित करना चाहूँगा। मैं श्री बंसीलाल जी बजाज, जिन्होंने हमें मीडिया के रूप में बहुत अपने पत्रिका में बहुत ज़्यादा हम महत्व दिया पिछले 1 महीनों से, मैं चाहूँगा कि वो आएँ और माला द्वारा उनका स्वागत करें। श्री शोभा कांत जी शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित करेंगे। अब पूरा मंच राजीव दीक्षित को समर्पित है और मैं चाहूँगा कि अपने मोबाइल फोन्स को या तो स्विच ऑफ कर लें या फिर उसे साइलेंट मोड में डाल दें, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए या स्वस्थ होने के लिए यह हमारा पहला चरण होगा। श्री राजीव दीक्षित जी। चेन्नई नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं बहुत आभारी हूं आप सभी का, और विशेष रूप से श्री शोभा कांत जी का, प्रदीप भाई का, निरंजन भाई का, मेघानी भाई, इन सब का बहुत आभारी हूं कि इन सब की प्रेरणा से मुझे आपके बीच में एक ऐसे विषय पर बात करने का मौका मिला जिन विषयों पर मैं पहले बात नहीं करता था। हमारी जो चिकित्सा और स्वास्थ्य का विषय है
इस पर बात करने की प्रेरणा मुझे पिछले 3-4 साल पहले हुई, जब मैंने भारत सरकार को एक पत्र लिखा था। मैंने भारत देश की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखा था, ये जानने के लिए कि हमारे देश के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। हमारे देश की सरकार हर 10-10 साल में एक जनसंख्या की गणना कराती है, जिसको सेंसस कहते हैं हमारे देश में। तो जब सेंसस होता है तब उस समय यह भी गणना की जाती है कि कितने लोग बीमार हैं, किनको क्या क्या बीमारी है, और कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने संपूर्ण स्वस्थ हैं, कितने आधे स्वस्थ हैं। तो मैंने आज से लगभग 4 साल पहले एक पत्र लिखा था स्वास्थ्य मंत्री को, और उसमें एक ही प्रश्न पूछा था कि भारत के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। तो हमारे देश के मंत्री महोदय के सचिव ने, सेक्रेटरी ने उत्तर दिया कि देश के लोगों की स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसके लिए हम आपको पूरा डाटा भेज रहे हैं, आप उसका अध्ययन करके खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। तो सरकार ने जो मुझको डाटा भेजा वो 1-2 पन्ने का नहीं था, वो काफ़ी 600-700 पन्ने का मोटा सा एक पुलिंदा था। उसमें जो सेंसस की रिपोर्ट थी वो पूरी उन्होंने लिखी थी। वो पढ़कर मुझे बहुत परेशानी हो गई। परेशानी क्या हो गई कि उसमें उन्होंने बताया कि लगभग 112 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, और 112 करोड़ लोगों में स्वस्थ लोगों की संख्या गिनती की 25 से 30 करोड़ है। बस 25 से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको स्वस्थ कहा जा सकता है, जिनको किसी तरह का कोई रोग नहीं है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। बाकी जितने भी लोग हैं सभी को कुछ न कुछ तकलीफें हैं। जैसे भारत सरकार के विशेषज्ञों ने यह कहा कि 5 करोड़ लोग इस देश में हैं जिनको डायबिटीज है, मधुमेह है, खराब बीमारी है। दुनिया के ज़्यादातर डॉक्टर कहते हैं कि ये जल्दी ठीक नहीं होने वाली बीमारी है, और ये 5 करोड़ लोगों को हो गई है। और विशेषज्ञ ये कहते हैं उस रिपोर्ट में कि अगर यही गति और रफ्तार से डायबिटीज़ बढ़ती गई तो अगले 2014 तक लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों को ये होगी। फिर उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 12 से 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको लंग्स इन्फेक्शन की भिन्न भिन्न बीमारियां हैं, जैसे दमा है, अस्थमा है, सांस फूलती है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसे 12-13 करोड़ लोग। फिर वो विशेषज्ञों की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगभग 15-16 करोड़ लोग हैं जिनको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, हड्डियों का दर्द, जिसको आप संधिवात कहते हैं सरल भाषा में, ये हड्डियों के जोड़ों के दर्द की बीमारियां हैं। फिर उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 से 10 करोड़ लोग हैं जिनको पेट का कुछ न कुछ तकलीफ है, जिनको पित्त की बीमारियों के द्वारा हम लोग अक्सर परिभाषित करते हैं। गैस बनना, एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, हाइपर एसिडिटी होना, वगैरह वगैरह। और ये सब मैं पढ़ता गया, और एक जगह लिखा हुआ था रिपोर्ट में, बहुत परेशान करने वाली बात, कि 20 से 22 करोड़ लोग हैं जिनको आंखों की कुछ ना कुछ बीमारी है। या तो कम दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता, रात में नहीं दिखता, दिन में दिखता है तो रंग का अंतर पता नहीं चलता। हम लोग अंग्रेजी में उनको नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस या ग्लूकोमा जैसी बीमारियों से परिभाषित करते हैं। और ये पढ़ते पढ़ते मैं परेशान होता गया। अंत में रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि ये सब बीमारियां तो हैं और सरकार इनके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। हर साल केंद्र सरकार का बजट है इन बीमारियों को ठीक करने के लिए, वो करीब 96,000 करोड़ रुपए का है, परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों मिलाकर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर राज्य सरकारों के अलग अलग बजट हैं। उन्होंने बताया कि जैसे तमिलनाडु की राज्य सरकार का बजट 35,000 करोड़ का है, आंध्र प्रदेश की सरकार का बजट 28,000 करोड़ का है। ऐसे अलग अलग राज्यों की सरकारों का बजट है। केंद्र सरकार का बजट और राज्य सरकार का बजट दोनों मिलाकर औसतन मैंने निकाला तो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है सरकार की तरफ से। फिर ये पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद और एक हिस्सा है रिपोर्ट का कि भारत की सरकार कहती है कि विभिन्न बीमारियों का इलाज करने के लिए इस देश में जो डॉक्टरों की संख्या है, जो रजिस्टर्ड हैं, वो 23 लाख हैं। MBBS, MD, MS, BAMS माने आयुर्वेद के, और प्लस BHMS होम्योपैथी के, तीनों विधाओं के, होम्योपैथी, आयुर्वेद
और एलोपैथी तीनों मिलाकर सरकार कहती है कि 23 लाख डॉक्टर हैं जो रजिस्टर्ड हैं। अब 23 लाख डॉक्टर और लगभग 70 से 75 करोड़ मरीज, या बल्कि 80 करोड़ मरीज, तो मैंने हिसाब निकाला कि एक डॉक्टर कितने लोगों का इलाज कर सकता है। अगर ईमानदारी से कोई डॉक्टर सवेरे से शाम तक, सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक क्लिनिक में काम करे तो ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों को वो देख सकता है। अब 23 लाख डॉक्टर हैं और 50 का उसमें गुणा कर दो तो बीमारों की संख्या और जिनका इलाज हो पा रहा है उनकी संख्या में जमीन आसमान का अंतर है। फिर मैंने एक दूसरा पत्र लिखा और मैंने स्वास्थ्य मंत्री को यह कहा कि ये डॉक्टरों की संख्या तो पर्याप्त नहीं है बीमारों का इलाज करने के लिए। क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए? तो मंत्री के यहां से पत्र आ गया कि भारत की सरकार और राज्य की सरकारों ने अब तक जितने डॉक्टर्स बनाए हैं इनको बनाने में करीब 10 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है। अगर ये संख्या हम दुगनी करें तो 20 लाख करोड़ रुपए हमें चाहिए। सरकार के पास इतना धन उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी मालूम नहीं। फिर मैंने भारत सरकार को याद दिलाया कि भारत सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया हुआ है जिसमें कई देश शामिल हैं और वो समझौते का टाइटल है 2014 तक सभी स्वस्थ। भारत में सन 2014 तक सभी को स्वस्थ हो जाना है, ये सरकार का समझौता है। तो 2014 तक कैसे होने वाला है? मुझे नहीं लगता कि कोई होने की संभावना है और सरकार स्वीकार करती है कि जिस गति से सरकार काम कर रही है, अगर सभी हिंदुस्तानियों को स्वास्थ्य दिया जाए, चिकित्सा दी जाए तो कम से कम 350 साल लगेंगे। ये कैलकुलेशन मैंने कैसे निकाला? हर साल जितने डॉक्टर इस देश में पढ़कर निकल रहे हैं एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद के, और उसमें देश का जो ग्रोथ रेट है 10% वो जोड़कर हर साल उनकी संख्या बढ़ती जाए तो 350 साल में सभी को चिकित्सा और स्वास्थ्य मिल जाएगा। अब पता नहीं 350 साल में कितने जीवित बचेंगे और कितने यहां से चले जाएंगे। अब मेरी एक जो दुख की बात है मन की, वो ये कि 350 साल में जनसंख्या अगर जो बढ़ रही है उसको जोड़ दिया इसमें तो किसी को भी स्वास्थ्य कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। जब ये जानकारी मुझे आई तो मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने सोचा कि ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है। फिलहाल पिछले कुछ वर्षों से मैं स्वामी रामदेव जी के साथ जुड़ा हूं। उनसे जब मैंने इन सब विषयों पर चर्चा की तो वो भी कहते हैं कि बात तो बहुत गंभीर है, सबको स्वास्थ्य मिलना सरकार के बूते का और सरकार के दम पर और चिकित्सा जो चल रही है इस देश में उसके दम पर तो संभव नहीं है, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए मैंने भारत देश के कई बड़े चिकित्सकों से बात करना शुरू किया, ऐसे वैद्यों से बात करना शुरू किया जो आयुर्वेद के बड़े पंडित माने जाते हैं इस देश में। विशेष रूप से एक वैद्य हैं हार्डीकर, पूना में रहते हैं और उनका भारत में बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। आजकल हिंदुस्तान के आयुर्वेद चिकित्सा के जो विशेषज्ञ हैं वो उनको आधुनिक चरक कहते हैं, इतनी ऊंची स्थिति है उनकी। हार्डीकर जी की उम्र उनकी लगभग 85 वर्ष हो चुकी है। मैंने हार्डीकर जी से कहा कि भारत की चिकित्सा की जो स्थिति है वो ये है, सरकार कहती है, आप क्या मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि भारत में किसी को भी सरकार के भरोसे चिकित्सा कभी नहीं मिल सकती। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी चिकित्सा स्वयं करे तभी रास्ता खुलेगा और कोई रास्ता नहीं। हार्डीकर जी ने एक दिन मुझे कहा कि तुम जानते हो 200 साल पहले हिंदुस्तान में लोग बीमार नहीं थे इतने। तो मैंने कहा आप कैसे कहते हैं? उन्होंने कहा स्टैटिस्टिक्स देख लो, आंकड़े देख लो। तो 200 साल पहले के भारत के लोगों के चिकित्सा और स्वास्थ्य के आंकड़े मैंने इकट्ठे किए जो अंग्रेजों की सरकार के द्वारा तैयार किए गए थे, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों की सरकार चलती थी। तो मुझे हैरानी हुई कि आज जितने बीमार हैं और उस समय जितने बीमार थे, आज जितनी जनसंख्या है और 200 साल पहले जितनी जनसंख्या है, वो सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अगर आपको सरल भाषा में कहूं कि अगर आज 100% लोग बीमार हैं तो 200 साल पहले मुश्किल से 8 या 10% लोग ही बीमार थे। अब वो 8 से 10% लोगों की चिकित्सा के लिए अंग्रेजों ने एलोपैथी व्यवस्था यहां शुरू की थी, जो शायद पर्याप्त रही होगी क्योंकि बीमारों की संख्या बहुत कम थी।
आज बीमारों की संख्या हमारी कुल संख्या की 70 से 80% हो गई है और ये चिकित्सा लगभग फेल हो गई है। पिछले 60 वर्षों में आज़ादी के बाद आप सब जानते हैं, सरकार भी मानती है इस बात को कि जितना विकास हुआ है एलोपैथी चिकित्सा का, जितने डॉक्टर बढ़े हैं, जितनी दवाएं बढ़ी हैं, जितने हॉस्पिटल्स बढ़े हैं, जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, उतनी बीमारियां कई गुना गति से बढ़ गई। अब न हॉस्पिटल पर्याप्त हैं न डॉक्टर पर्याप्त हैं। आप अक्सर आए दिन अखबारों में समाचार पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे कि लोगों को बिना इलाज के मर जाना पड़ता है, बिना दवा के मर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल के बाहर बेचारे पड़े रहते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि उनके ऊपर काम का इतना बोझा है कि वो सभी पेशेंट को अटेंड नहीं कर सकते। ये दोनों तरफ की बातें समझने के बाद मुझे वैद्य हार्डीकर जी की बात समझ में आई कि सब लोग अपनी चिकित्सा करने लगे तो रास्ता खुलता है सभी के स्वस्थ होने का। तो मैंने एक दिन हार्डीकर जी को पूछा कि क्या यह संभव है कि हर आदमी अपनी चिकित्सा खुद कर ले, तो डॉक्टर की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, आपसे कुछ बातें पूछेगा, आपको भूख लगती है कि नहीं, प्यास लगती है कि नहीं, नींद आती है कि नहीं, खाना अच्छा लग रहा है कि नहीं, वगैरह वगैरह, और ये सब आप उसको बताएंगे। ये सब बताने के बाद वो अपना कंक्लूजन आपको बताएगा कि आपको फलाना रोग हुआ है या आपको ऐसी तकलीफ हुई है। मतलब क्या है, डॉक्टर ने जो कुछ बताया आपके कहने पर, वो कोई भगवान तो नहीं है, ऐसा डॉक्टर तो कहीं नहीं है कि जो आप कुछ भी ना कहो और बता दे कि आपको ऐसा है। शायद 250-300 साल पहले रहे होंगे ऐसे कुछ चिकित्सक जो नाड़ी देखते ही बात करते थे कि आपने 10 दिन पहले ये खाया। हार्डीकर जी ने मुझे बताया कि ऐसे वैद्य रहे हैं इस देश में जो 1 मिनट आपकी नाड़ी पकड़ लें तो बता देंगे कि कल क्या खाया, 2 दिन पहले क्या खाया, 4 दिन पहले क्या खाया, 10 दिन पहले क्या खाया। अब ऐसे लोगों की कमी बहुत है इस देश में, संख्या भी कम है। तो हार्डीकर जी ने मुझे कहा कि आप जो बताते हैं डॉक्टर उस पर से अपना तय करता है, लेकिन उसमें भी वो पक्का नहीं होता। एलोपैथी चिकित्सा में तो सिद्धांत ही है ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, माने कोशिश करो और गलतियां करो, कोशिश करो और गलतियां करो, कोशिश करो, माने तीर चलाओ, लगे तो ठीक, नहीं तो तुक्का। यह बात हार्डीकर जी के मुंह से सुनी तो मुझे लगा कि वो आयुर्वेद चिकित्सक हैं, शायद इसलिए ऐसा बोलते होंगे। फिर मैंने ये बात कंफर्म करने के लिए एलोपैथी के कई बड़े डॉक्टरों से बात की, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से बात की, दिल्ली में, मुंबई में। वो कहते हैं कि देखो बात तो सही है लेकिन हम इसको जाहिर में नहीं कह सकते, माने आप जैसे लोगों के सामने नहीं कह सकते कि हम सब ट्रायल एंड एरर पे काम करते हैं, हम सब तीर चलाते हैं, लग जाए तो ठीक है नहीं तो तुक्का है। माने आपका जो इलाज किया जाता है वो एक कुछ एजम्पशंस के आधार पर है। रिपीट करनी है कि मिट्टी की हांडी की बनाई हुई दाल को खा लीजिए तो जो उसका स्वाद है वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। इसका मतलब क्या है, भारत में चिकित्सा का और शास्त्र पाक कला का ऐसा विज्ञान विकसित हुआ है जहां क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और स्वाद भी मेंटेन रहेगा। तो मिट्टी की हांडी में बनाई हुई दाल को खाएं तो स्वाद बहुत अच्छा है और शरीर की पोषकता उसकी इतनी जबरदस्त है कि दाल का सही खाने का मतलब उसमें है। तब मैंने गांव गांव घूमता रहता हूं तो पूछना शुरू किया, तो बोलते हैं लोग कि ज्यादा नहीं 30-40 साल पहले सब घर में मिट्टी की हांडी की दाल थी। मेरी दादी को पूछा तो दादी कहती है कि हम तो जिंदगी भर मिट्टी की दाल ही खाते रहे। तब मेरे समझ में आया कि मेरी दादी को डायबिटीज क्यों नहीं हुआ, तब मुझे समझ में आया उसको घुटने का दर्द क्यों नहीं हुआ, तब मुझे समझ में आया उसके 3200 दांत मरने के दिन तक सुरक्षित थे, क्योंकि हमने उसका अंतिम संस्कार किया। अगले दिन जब राखी लेने गए तो सारे दांत उसके 32 के 32 निकले। तब मेरे समझ में आया कि 94 साल की उम्र तक मरते समय चश्मा क्यों नहीं लगा उसकी आंखों पे, और जीवन के आखिरी दिन तक अपने कपड़े खुद अपने हाथ से धोते हुए मरी थी। यह कारण है कि शरीर को आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति अगर नियमित रूप से होती रहे तो आपका शरीर ज्यादा दिनों तक बिना किसी दूसरे की मदद के काम करता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरा सप्लाई मिला दाल में, जो खाई थी उसने मिट्टी की हांडी में पका पका के, और न सिर्फ दाल पकाती थी वो मिट्टी की हांडी में, बल्कि दूध भी मिट्टी की हांडी में पकाती थी।
घी भी मिट्टी की हांडी से ही निकालती थी, दही का मट्ठा भी मिट्टी की हांडी में ही बनता था। अब मेरे समझ में आया कि हजारों साल से मिट्टी के बर्तन क्यों इस देश में आए, हम भी एल्यूमिनियम बना सकते थे। देखिए, बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो ये कि हिंदुस्तान भी 2000 साल पहले, 5000 साल पहले एल्यूमिनियम बना सकता था, क्योंकि एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल इस देश में भरपूर मात्रा में है। बॉक्साइट, हिंदुस्तान में बॉक्साइट के खजाने भरे पड़े हैं। कर्नाटक बहुत बड़ा भंडार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बॉक्साइट के बड़े भंडार हैं। हम भी बना सकते थे, अगर बॉक्साइट है तो एल्यूमिनियम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। हमको जरूरत थी मिट्टी की हांडी की, इसलिए हमने मिट्टी की हांडी बनाई और उसी पर सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए। इसलिए कुम्हारों की एक पूरी की पूरी जमात इस देश में खड़ी की गई कि तुमको भैया मिट्टी के ही बर्तन बनाने हैं। माने तुमसे बड़ा वैज्ञानिक कौन? अब ये कुम्हार जो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं इस देश के, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर हजारों साल से दे रहे हैं हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, हमने उनको नीची जाति बना दिया। हम कैसे मूर्ख लोग! वो नीचे कहां है जरा बताइए। अगर प्रेशर कुकर की कंपनी जो बना रही है प्रेशर कुकर वो ऊंचा आदमी है, तो ये कुम्हार नीचा कैसे हो गया? ये ऊंचा नीचा हमने डाल दिया इस देश में, इसी ने देश का सत्यानाश कर दिया। ये ऊंचा नीचा कुछ तो अंग्रेजों ने डाला, कुछ अंग्रेजों के पहले जो मुसलमान थे उन्होंने डाला, और कुछ अंग्रेज और मुसलमानों के जाने के बाद हम काले अंग्रेजों ने इसको ऐसा पक्का बना दिया कि कुम्हार इस देश में बैकवर्ड क्लास है। जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक काम कर रहा है, मिट्टी के बर्तन बना बनाकर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम नहीं होने देने के लिए मिट्टी का सिलेक्शन करता है वो। आपको मालूम है, हर एक मिट्टी से बर्तन नहीं बनते। एक खास तरह की मिट्टी है वही बर्तन बनाने में काम आती है, और एक खास तरह की मिट्टी है जो हांडी बनाती है, दूसरे खास तरह की मिट्टी में कुल्हड़ बनता है, तीसरे खास तरह की मिट्टी में कुछ और बनता है। यह मिट्टी को पहचानना कि इसमें कैल्शियम ज्यादा, इसमें मैग्नीशियम ज्यादा इसलिए हांडी इससे बनाओ, और इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम कम है इसलिए इसका कुल्हड़ बनाओ, ये तो बहुत बहुत बारीक और विज्ञान का काम है। ये सब कुम्हार कर रहे हैं, हजारों साल से कर रहे हैं, बिना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए कर रहे हैं। तो हमें तो वंदन करना चाहिए, उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए। कितने महान लोग हैं। दुर्भाग्य से सरकार की कैटेगरी में वो बैकवर्ड क्लास में आते हैं। तो ये जो मिट्टी के बर्तन की बात हुई, वो मिट्टी के बर्तन की बात इसलिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सब कुछ सामान्य रहता है, इसलिए हमारे यहां एल्यूमिनियम के बर्तन या दूसरे मेटल के बर्तन का चलन कम है। भगवान के लिए तो बनाते नहीं, धातुओं के बर्तन में खाना नहीं बनता, सभी मंदिरों में भोजन और प्रसाद ज्यादातर मिट्टी के। तो आप भी कर लीजिए ये काम, प्रेशर कुकर निकालिए, मिट्टी की हांडी ले आइए। तो आप कहेंगे जी दाल देर में पकेगी, सिद्धांत ही वही है दाल का, तो जो देर में खेत में पकी है वो देर में घर में भी पकेगी। तो आप बोलेंगे फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? मैं आपको सरल बता देता हूं, दाल को हांडी में रख के चढ़ा दीजिए, बाकी सब काम करते रहिए, घंटे डेढ़ घंटे में पक जाएगी, उतार लीजिए, फिर खा लीजिए। घंटे डेढ़ घंटे में आपके झाड़ू पोछा, दूसरे बर्तन साफ करना, कपड़े साफ करना, या जो भी काम करना है, पढ़ना लिखना, बच्चों को पढ़ाना, वो करते रहिए, वो दाल पकती रहेगी। ये है भागवत जी का सूत्र कि ऐसा भोजन नहीं करना जो बनाते समय, पकाते समय सूर्य के प्रकाश से वंचित हो और पवन के स्पर्श से वंचित हो। यह तभी संभव है जब आप खुले बर्तन में खाना बनाएं तो पवन भी अंदर आए और सूर्य का प्रकाश की किरणें भी अंदर आए खुले बर्तन में, और वो खुला बर्तन सबसे अच्छा मिट्टी का हांडी। आप कहें जी मिट्टी की हांडी के बाद अगर कोई चीज है तो हमारे यहां एक मेटल बनता है जिसको आप लोग कहते हैं एलॉय है, कांसा। कांसा आपने सुना है, शायद देखा भी हो किसी के घर में। तो दूसरा सबसे अच्छा माना जाता है कांसा, तीसरा सबसे अच्छा माना जाता है पीतल। अब ये कांसे और पीतल में भी हमने काम कर लिया कि अरहर की दाल को कांसे के बर्तन में पकाएं तो उसके
सिर्फ 3% माइक्रोन्यूट्रिएंट कम होते हैं, 97% मेंटेन रहते हैं। पीतल के भगोने में पकाएं तो 7% कम होते हैं, 93% बचे रहते हैं। लेकिन प्रेशर कुकर में बनाएं तो सिर्फ 7% बचते हैं, बाकी खत्म होते हैं। अब आप तय कर लीजिए, आपको लाइफ में क्वालिटी चाहिए तो आपको मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर बात आप करेंगे, माने जो खा रहे हैं वो पूरे शरीर में पोषकता दे, ये लाइफ की क्वालिटी की बात आप करेंगे तो मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पड़ेगा। माने भारत की तरफ वापस लौटना पड़ेगा, इंडिया से। अभी हम हैं इंडिया में, जो बनाया अंग्रेजों ने या बना दिया अमरीकियों ने, इस इंडिया से निकल के भारत की यात्रा करनी पड़ेगी। और मैंने पिछले 1-2 वर्षों में ये बातें गांव-गांव में कहना शुरू किया है, तो इसका परिणाम पता है क्या? कि कुम्हारों की इज्जत बढ़ गई है गांव में। गांव वाले समझते हैं कि ये तो कोई बड़ा काम कर रहे हैं हमारे लिए। और मैं मानता हूं कि मेरे व्याख्यान की अगर कोई सार्थकता है तो वो ये कि कुम्हारों की इज्जत इतनी बढ़ जाए कि वो पंडितों के बराबर आ जाएं, क्योंकि वो किसी से नीचे नहीं है, क्योंकि वो किसी से छोटे नहीं है। भले वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, बहुत वैज्ञानिक काम वो कर रहे हैं। और मजे की बात कि वो हांडी बना के आपको 20-25 रुपए में ही दे रहे हैं, प्रेशर कुकर तो 250-300 रुपए का है। और सबसे मजे की बात कि ये हांडी जब खत्म होगी, माने इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, तो ये हांडी फिर मिट्टी में मिल जाएगी और फिर वही मिट्टी से हांडी बन जाएगी। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है। प्रेशर कुकर के बारे में तो नहीं कह सकते आप, बायोडिग्रेडेबल है। तो आप कोशिश करें अपने घर में थोड़ा परिवर्तन करें। अब मैं आखिरी बात जो आज की कह रहा हूं वो ये, मैंने पिछले 2 वर्षों में, मैं होम्योपैथी की भी चिकित्सा करता हूं, तो बहुत सारे पेशेंट मुझे फोन करते हैं, राजीव भाई ये। तो मैंने कुछ पेशेंट को खास कर कहा कि देखो भैया, आपको मैं कोई दवा नहीं दूंगा। तो कहने लगे फिर बीमारी कैसे ठीक होगी? मैंने कहा एक ही काम करो, मिट्टी की दाल खाना शुरू करो, मिट्टी की हांडी में रखी हुई दाल खाना शुरू करो। चावल खाना है तो मिट्टी की हांडी का। कहने लगे राजीव भाई कौन करेगा ये सब? मैंने कहा आपकी बीवी करेगी या आप करोगे? अगर जिंदगी चाहिए तो झक मार के आप करोगे, नहीं तो अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, जर्मनी जाओ, लाखों रुपए खर्च करो, फिर भी झक मार के वापस आओ, डॉक्टर कहेगा इलाज नहीं। तो आप देख लो, तो जो गंभीर मरीज हैं वो आप जानते हैं वो कुछ भी करेंगे जो आप कहें। तो मेरे पास कुछ डायबिटीज के क्रोनिक पेशेंट हैं, बहुत क्रोनिक, जिनका यूनिट, शुगर यूनिट 480 के ऊपर है। ऐसे 100 से ज्यादा पेशेंट, कुछ गुजरात में है, कुछ राजस्थान में और कुछ बंबई में। मैंने उनको कहा ध्यान से मिट्टी का बर्तन ले आओ और शुरू करो। अब बर्तन लाने में तकलीफ हुई तो कुम्हार को ढूंढना पड़ा, तो लेकिन मिल गया। वो 8 से 9 महीना हो गया नियमित रूप से मिट्टी की दाल और मिट्टी का चावल, माने हांडी की दाल और हांडी का चावल, हांडी की खिचड़ी नियमित रूप से खा रहे हैं। और अब तो उन्होंने मिट्टी का तवा भी ले आया अपने घर में रोटी बनाने के लिए। बाजरे की रोटी बहुत अच्छी बनती है इस मिट्टी के तवे पे, तो रोटी भी उसी की खा रहे हैं। 8 महीने के बाद सबका शुगर टेस्ट किया है तो 480 यूनिट वाला अभी 180 यूनिट पे है, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी टॉनिक के। और होम्योपैथी की कोई दवा नहीं दी मैंने उनको। कुछ लोगों को ज्यादा परेशान थे, दवा भी दो, उनको प्लेसिबो दे दिया। प्लेसिबो समझते हैं? खाली गोली, दवा नहीं डाली। तो पेशेंट को लग रहा है कि मैं दवा खा रहा हूं, दवा खा के अच्छा हो रहा हूं। मुझे मालूम है कि वो कोई दवा नहीं है, वो प्लेसिबो है, वो अच्छा हो रहा है उस मिट्टी की दाल खा के, मिट्टी का चावल खा के, मिट्टी की खिचड़ी खा के। रिजल्ट ये है। तब मैंने मान लिया कि बागभट्ट सच में महान आदमी थे। वो एक सूत्र लिख गए कि आप ऐसा भोजन मत करो जिसमें सूर्य का प्रकाश ना जाए, पवन का स्पर्श ना हो। तो वो आपके लिए अमृत तत्व है, भोजन नहीं है, वो अमृत जैसा है। ये एक सूत्र पूरा होता है, 8:30 का समय हो गया है। आगे कल दूसरा सूत्र, तीसरा, ऐसे कर करके जो सबसे जरूरी 15 है वो पहले बताऊंगा और उसके आगे बढ़ता जाए। आभार, धन्यवाद।